जी स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। एक दो चीज़ें जो साबिका सदर साहब ने कही उनके ऊपर मैं बात कर लूँ, फिर मैं बजट स्पीच पे आता हूँ। एक तो उन्होंने जिक्र किया था कि जो लोकस का अटैक है टिड्डी का, उसका उन्होंने जिक्र किया था, तो मुझे अभी उन्होंने बताया है कि शेयर मैं कर रहा हूँ आपकी वसातत से कि वजीर साहब वहाँ पे, महबूब सुल्तान साहब गए थे खुद वहाँ पर, और एरियल स्प्रेज वहाँ पर शुरू हो चुके हैं, इसलिए अभी वो कंटेन हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कंटेन हो गया उसका स्प्रेड। तो वो वाकई में एक बहुत बड़ा ख़तरा है जिसके ऊपर हुकूमत ने एक्शन ले लिया है। दूसरी चीज़, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा लेकिन मैं छोटी सी सिर्फ उस पर ज़रूर कॉमेंट करना चाहता हूँ। ज़रदारी साहब ने कहा कि हिसाब किताब बंद होना चाहिए और पकड़ धकड़ बंद होनी चाहिए। अगर पकड़ धकड़ हो रही है सियासी इंतकाम के लिए तो वो ना मुल्क के लिए अच्छी है, ना जो कर रहा है, जो इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है उसके लिए अच्छी है। लेकिन स्पीकर साहब, जजा और सजा का निजाम अल्लाह ताला का निजाम, अल्लाह ताला भी करता है, कहता है कि जो नेक काम करेगा उसको उसका भी सिला मिलेगा और जो गुनाह करेगा उसको उसकी भी सजा दी जाएगी। अल्लाह ताला की सजा और जजा तो अल्लाह ताला के यहां होगी, नाचीज बंदों को उससे ताल्लुक नहीं। लेकिन ये हमारी बहैसियत मजमूई एक पार्लियामान के एक आईनी जिम्मेदारी है कि अगर जुर्म हुआ है, और मैं अगर का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर जुर्म हुआ है, अगर किसी ने कौम की दौलत लूटी है, तो ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है कि उसके लिए कोई जजा सजा का निजाम हो। ये सियासी हिकमत अमली के तहत नहीं हो सकता कि क्योंकि मेरी सियासत इससे फरोग होती है तो इसलिए हमने इधर ही फ्लोर पे देखा हुआ, हमने बैठ के सुने हुए तमाशे। एक ऑनरेबल सीनियर मेंबर खड़ा होता है, बोलता है मेरा मुंह ना खुलवाओ, मुझे पता है तुमने क्या चोरी की हुई है। दूसरा खड़ा होकर जवाब कहता है मेरा मुंह ना खुलवाओ, हमें पता तुमने क्या चोरी की हुई है। और तीसरे दिन दोनों खड़े होकर कहते हैं जमहूरियत की खातिर हम खामोश रहेंगे। ये जमहूरियत नहीं है सर, जमहूरियत कानून की हुक्मरानी होती है। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये करना चाहता था। अब बजट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा मुख्तसरन, बिकॉज ये ज़रूरी है बजट समझने के लिए और हुकूमत ने क्या इकदाम किए वो समझने के लिए कि तनाजुर उसका समझा जाए, बिल्कुल मुख्तसर सी मैं बात करूंगा, बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, पहले तफसीली बात भी हो चुकी है। देखिए, जिस तरह के एक इंसान को कई बीमारियां लाक हो सकती हैं, उसमें से कुछ जो है वो मोहलक भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मोहलक नहीं होती। तो जो मोहलक बीमारी है उसका पहले हल किया जाता है। मईशत भी ऐसी है, मईशत कोई मुख्तलिफ बीमारियां लग सकती हैं, और इस वक्त भी जो है एक सूरत हाल ऐसी है कि कई मसाइल हैं मईशत के अंदर, पिछले 30 साल से चले आ रहे हैं, बढ़ते चले गए हैं। लेकिन एक मोहलक बीमारी थी जो इस मईशत को लाक थी जिस वक्त हमने तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, और वो बीमारी जो है वो बैरूनी खसारा था हमारा। मुझे भी यहाँ सलीम मांडवी वाला नजर आए थे बैठे हुए। सलीम मांडवी वाला वजीरे खजाना जिस वक्त थे ना जी, जिस वक्त वो छोड़ के गए, आखिरी साल था उनका, ज़रदारी साहब सदर थे, राजा परवेज अशरफ वजीर आजम थे, तो पूरे साल के अंदर $2.5 अरब का करंट अकाउंट का खसारा हुआ, पूरे साल के अंदर $2.5 अरब का। और जिस वक्त हमें हुकूमत मिली तो उससे पहले 3 माह में औसत खसारा जो है वो $2.035 अरब माहाना चल रहा था। ये मोहलिक बीमारी थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एलसीआं बंद कर रहा था, लोगों की रेमिटेंसेस रोकी जा रही थी बिकॉज पैसे नहीं थे। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, जो स्टेट बैंक को ज़खायर थे और जो स्टेट बैंक ने कलील मुद्दत के उसके अगेंस्ट कर्जे लिए हुए थे, जो स्वैप्स रन किए हुए थे, फॉरवर्ड्स किए हुए थे, अगर मैं उनको नेट निकाल लूं जो कुल बचता था वो उस वक्त जो जारी खसारा था उसके 20 दिन के बराबर था। 20 दिन। ये मोहलक बीमारी हमें छोड़ के गए थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वाले। उस बीमारी के इलाज का सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। सादा सी बात है, मैं टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्यों है जी? तलब ज्यादा है, रसद कम है, और जो उनका फर्क है वो दरामदाद जो हो रही है उसे पूरा किया जा रहा है। या आपने तलब कम करनी है या रसद बढ़ानी है। आपने कम वक्त के अंदर फौरी तौर के ऊपर सिर्फ तलब कम की जा सकती है, रसद बढ़ाने में टाइम लगता है। पहला सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल हुकूमत लेकर आई, उस सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल के अंदर तलब कम करने के लिए इकदाम किए गए, साथ साथ जो है इकदाम
सेंट्रल बैंक ने किए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किए। नतीजा क्या निकला कि सिर्फ चंद माह के अंदर, और ये मैं खास तवज्जो चाहता हूं स्पीकर साहब आपकी, वो करंट अकाउंट का खसारा जो 2.035 अरब डॉलर माहाना चल रहा था, वो जनवरी फरवरी मार्च के महीने में औसत जो आखिरी 3 महीने थे मेरे रेजिग्नेशन से पहले, वो 636 मिलियन डॉलर माहाना पर, यानी 70% उसके अंदर कमी आ चुकी थी। लेकिन सिर्फ आपने तलब कम करके, ये फौरी तौर पर जरूरी है और उससे तकलीफ होती है, कारोबार के अंदर दुश्वारी पैदा होती है, लेकिन अगर हमने मुस्तकिल तौर पर यहां से निकलना है जैसे हम सब निकलना चाहते हैं, तो जब तक आप रसद नहीं बढ़ाएंगे, और जो दूसरा सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल था जनवरी 23 का, उसका सारा मकसद यही था, इंसेंटिव दिए जाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो मुल्क के अंदर, एक्सपोर्ट्स बढ़ें, इन्वेस्टमेंट आए मुल्क के अंदर, ज़राअत के अंदर तरक्की हो। तमाम इकदाम जो थे वो उससे ताल्लुक रखते थे, और इसी तनाजुर के अंदर ये बजट भी आज पेश किया गया है जो हुकूमत ने पेश किया है। मुश्किल वक्त का बजट है। जिस टीम ने, इकोनॉमिक टीम ने ये बजट बनाया है, मैं उनको खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं कि इतना बड़ा चैलेंज सामने रखते हुए उन्होंने अपनी बेहतरीन काविश करने की कोशिश की है। कुछ तजावीज़ मैं इसके अंदर देना चाहता हूं, और ये तजावीज़ जो हैं, वो जो बुनियादी उसूल मैंने आपसे पहले बात की थी कि आपने तलब तो कम करनी है, लेकिन साथ साथ रसद बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जब ये हो रहा हो, जब इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हों, तो हम पूरी कोशिश ये करें कि जो मुल्क का वो तबका जिसके पास सबसे कम सकत है इस बोझ को बर्दाश्त करने की, उसको जितना बचाया जा सके बचाया जाए। और मैं यहां तक जाऊंगा कि जो गरीब तरीन है उसके लिए तो करना ही है, उसके लिए तो इकदामात लेने ही हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात के अंदर आज जो सफेद पोश है, जो मुतवस्सित तबका है, उसके ऊपर भी हमने कोशिश करनी है कि कम से कम बोझ डाला जाए। ये इन्हीं बुनियादी उसूलों के ऊपर मैं आपसे कुछ गुजारिशात करूंगा। पहली चीज जी, हम देखते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी कोशिश है, जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आपकी दारोमदार बैरूनी कर्जों से खत्म होगा, और एक ही तरीका उसको खत्म करने का कि बाहर से जो आमदनी आ रही है हमारे पास वो बढ़े, जब तक आप उसको नहीं बढ़ाएंगे, आप ये बैनुल अक़वामी ताकतों के ऊपर जो आपका इन्हिसार है ये खत्म नहीं हो सकता। इसके अंदर बड़ी पेशरफ्त हुई है, सस्ती बिजली दी गई, सस्ती गैस दी गई, उनकी लिक्विडिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिशें की गई। इस वक्त के अंदर ये जो 1125, और मुझे समझ में आती है ये जीरो रेटेड का जो FBR चेयरमैन साहब इकदाम करना चाहते हैं कि डोमेस्टिक सेल्स जो हो रही है टेक्सटाइल की, मुझे समझ में आती है कि वो टैक्स को नहीं लूज करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए, और ये मैं एक जिम्मेदार शख्स के तौर पे जिसने अभी ये जिम्मेदारी निभाई है, नवीन उमर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं, और जितने यहाँ पे लोग जिसने ये डील किया हुआ सिस्टम में, ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर इधर से बटन दबा उधर से रिजल्ट निकल आते हैं। तो इसलिए हमें जहन में रखना होगा, हमें जो भी इंप्लीमेंटेशन करनी है, जीरो रेटेड पे चेंज करनी है, वो इस तरीके से करनी है कि उनके लिए एक लिक्विडिटी का क्राइसिस दोबारा न खड़ा कर दें, क्योंकि अगर जो एतमाद बड़ी मुश्किल से, जो 5 साल की गलत मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों से जिस एतमाद को बुरी तरीके से ठेस पहुंचाई गई एक्सपोर्टर्स की, वो बड़ी मुश्किल से बहाल होना शुरू हुआ है, हम ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि वो एतमाद फिर टूट जाए, क्योंकि एतमाद टूट गया तो फिर उसको वापस आते 2 से 3 साल लगेंगे। तो पहली तो मेरी ये रिकमेंडेशन है, मैं तफसील टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना चाहता, जो इकोनॉमिक टीम है वो इसको बेहतर दे सकती है। 2 और तरीके चीजें जो हैं जिस पे मैं कमेंट करना चाहता हूं, एक कम से कम टैक्स जो है, टर्नओवर टैक्स जो है, उसमें इजाफा कर दिया गया है, 1.25 से 1.5% कर दिया गया है। अगेन टैक्स की कमी है, कहीं ना से लेना है, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि कम से कम नई इन्वेस्टमेंट, हम चाहते हैं नई इन्वेस्टमेंट, जब तक नई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कैपेसिटी नहीं लगेगी, तो हम इस दलदल से कैसे निकलेंगे। तो जो नई इन्वेस्टमेंट ला रहा है उसको कम से कम पहले 5 साल के अंदर मिनिमम टैक्स से मुस्तस्ना करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी आ सके। और इसी तरीके से टैक्स क्रेडिट है BMRE के ऊपर, उसको खत्म किया जा रहा है, मेरे में तो उसको रिस्टोर होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग है वो एक्सपेंशन में जाना चाहते हैं, वो नई सरमायाकारी करना चाहते हैं, हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। ज़राअत के ऊपर जी एक चीज है वो बड़ी जरूरी है, खादों की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ी हैं, इसका पहले भी हमने जिक्र किया है, और एक वजह जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई हुई है कि वो GIDC लगा हुई है, कोर्ट में स्टे ऑर्डर्स पे है, वो हुकूमत को पैसा मिल भी नहीं रहा,
और जो खाद की कंपनी है वो किसानों से लेते चले जा रहे हैं। इस वक्त जो टोटल GIDC है वो तकरीबन 400 रुपए बोरी के बराबर है। 400 रुपए बोरी यूरिया की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी रकम है। तो मेरी दरखास्त ये है कि या तो फौरी तौर पर फैसला करके आप GIDC को खत्म कर दें और ये 400 रुपए बोरी की कीमत कम करवाएं, या वो जब ले रहे हैं उनसे पैसा वापस रिकवर किया जाए। किसान मुश्किल के अंदर है, किसान की हम जितनी मदद कर सकते हैं, और ये तो हमारी जेब नहीं जा रहा, ये तो खाद की कंपनियों की जेब के अंदर जा रहा है पैसा। इसी तरीके से जैसे पहले मैंने जिक्र किया स्पीकर साहब कि जो मुतवस्सित तबका है, गरीब को भी प्रोटेक्ट करना है, जो मुतवस्सित तबका है उसका भी हमने करना है। कुछ इकदामात हैं इसके अंदर, मेरे ख्याल में इसके ऊपर नजरसानी की जरूरत है। चीनी, उसके ऊपर टैक्स दिया गया है, पहली तेजी से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे पता है, अपने तजुर्बे से मुझे पता है कि यकीनन जो किसी की मीटिंग्स होंगी, काबीना की मीटिंग होंगी, शेख रशीद ने जरूर ये, और किसी ने उठाया ना हो, शेख रशीद ने जरूर ये मामला चीनी की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका उठाया होगा। लेकिन उसके ऊपर जब पहली कीमतें बढ़ रही हैं, इसके अंदर टैक्स का इजाफा करना मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। ये एक आम आदमी की चीज है। और ये भी मैं बताऊं, ये भी मैंने शेख रशीद से ही सुना पहली दफा कि हम तो चीनी लेते हैं कि मीठी चीजें खाएंगे और उससे मजा आएगा, हमारा खाना मजेदार होगा, लेकिन ये उसकी जो खुराक है, उसको जो तवानाई चाहिए, ये उसका भी एक हिस्सा है। वो चीनी, जैसे हमेशा कहते हैं, मेरियट वाले साहब कहते हैं मेरी चाय में चीनी ना डालना, लेकिन गरीब के होटल के ऊपर जब वो बैठता है तो कहता है 4 चम्मच चीनी डालना, क्योंकि वो उसकी तवानाई का हिस्सा है। तो एक तो ये चीनी के ऊपर मेरे ख्याल में टैक्स जो है ये मुनासिब नहीं है जो बढ़ाया गया है, इसको वापस करना चाहिए। और तहकीकात भी करनी चाहिए कि ये तेजी से चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इसके ऊपर भी तहकीक करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस हॉल के अंदर जितने भी लोग रिप्रेजेंटेड हैं, सभी के नुमाइंदगान हैं। आज सिर्फ हॉल वाले ही आपस में बैठ जाएं तो मेरे ख्याल में कुछ हल निकल आएगा। इसी तरीके से खाने की पकाने का जो तेल है, खुर्दनी तेल और घी की कीमतों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। और ये चीनी और खुर्दनी तेल, घी के जो ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, इसकी आप टोटल मद आप उठा के देख लें तो वो ना होने के बराबर है, वो कुछ भी रकम नहीं बनती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हफीज शेख साहब से कि जब वाइंडिंग अप करें तो इसके अंदर जो है जरूर इसको रिकंसिडर करें। इसी तरीके से छोटी गाड़ियां जो हैं, हमने FED बढ़ाई थी महंगी गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों के ऊपर, अब ऑल्टो के ऊपर भी हमने FED बढ़ा दी है। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुतवस्सित तबका भी है, वो भी एक मुश्किल से गुजर रहा है। मेरे ख्याल में इस कदम को भी दोबारा इसकी नजरसानी करने की जरूरत है। इसी से रिलेटेड एक और चीज है कि अभी खबर ये आई थी, मैं उस पर बाद में जरा थोड़ा सा और भी जिक्र करूंगा तफसील में कि बिजली पे क्या हो रहा है, लेकिन बिजली की कीमत नेपरा ने अभी फैसला किया है। जनाब स्पीकर, आज से कुछ 3-4 महीने पहले मेरे पास कोई शख्स आया और उसने बताया कि जी IPP की जो बिलिंग हो रही है, उस IPP की बिलिंग के अंदर जिस तरीके से एक्सचेंज रेट अप्लाई किया जा रहा है वो खिलाफ वर्जी है कानून की, और अरबों रुपए जो है पाकिस्तान के अवाम से लिए जा रहे हैं गलत इंटरप्रिटेशन से। मैंने उसकी तहकीकात ऑर्डर कराई। ECC की मीटिंग के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने हमें यह बताया कि उन्होंने जो तहकीकात की हैं उसके मुताबिक ये इल्जाम दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि हम हतमी फैसला करने से पहले नेपरा का भी ओपिनियन लेना चाहते थे, तो ये आपको फैसला होगा 16-17 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था कि 2 हफ्ते के अंदर तहकीकात की जाए, IPPs की इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये साल से प्रैक्टिस चल रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो नेपरा को 2 हफ्ते दिए गए थे और उसके बाद ये फैसला होना था। तो मेरी हुकूमत से उमर अयूब साहब बहुत एक्टिव, बल्कि सुपर एक्टिव हमारे वजीर हैं जी, जबरदस्त काम कर रहे हैं। मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी कि इसके ऊपर। असद साहब, आपने एग्रीकल्चर के हवाले से दो तीन बातें की है। मैं चाह रहा हूं कि स्पेशल कमेटी हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर, हम इसी दौरान एक मीटिंग मंडे को अगर बुलाए, आप भी तशरीफ लेके आए, ताकि हम उसको बुला के जो एग्रीकल्चर की इश्यूज है उसके साथ डिस्कस कर ले। हाजिर है सर। ठीक है जी, इंशाल्लाह। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की 2/3 आबादी को असर करता है, इसीलिए आपने पहले भी जब हुक्म दिया था तो मैं हाजिर हुआ था। और बिल्कुल हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए एग्रीकल्चर को मजबूत करने के लिए। उसके बगैर सबसे जल्दी तरीका इस मुल्क के अंदर बरामदात बढ़ाने का, डेफिसिट कम करने का है ये कि एग्रीकल्चर को उठाया जाए। बिल्कुल दुरुस्त आप बात कर रहे हैं। तीसरा हिस्सा जी बजट के रिलेटेड, और उसके बाद मैं सिर्फ एक और आखिरी बात करूंगा, वो ये है कि हमें कुछ और इकदाम करने की जरूरत है इस मुल्क के मेहनत कशों के लिए। हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, सरमायाकार की बात करते हैं, और मैं ये भी कहूंगा स्पीकर साहब
कि ये जो ताकतवर तबका है ना, इसकी नुमाइंदगी तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह नजर आती है, चाहे कोई हुकूमत हो, वो फौजी हुकूमत हो, वो सिविलियन हुकूमत हो, आपको वो बड़े बड़े ऐवानों के अंदर भी नजर आते हैं, वो उनका नुक्ते नजर भी हमें सुनने को मिल जाता है। लेकिन जब हम फैसले कर रहे होते हैं तो हमें वहां पे कोई मजदूर नहीं नजर आता, हमें वहां पे कोई किसान नहीं नजर आता, तो उनकी बात करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि वजीर आजम ने बार बार कहा है कि इसी तबके को ताकतवर करने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, एहसास प्रोग्राम लेकर आए हैं, उस प्रोग्राम के जरिए ज्यादा वसाइल दिए जा रहे हैं। इसलिए मैं कुछ तजावीज देना चाहता हूं कि बराह रास्त वो तबका जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, जिससे मईशत का पहिया चल रहा है, उसके लिए कुछ और हमें बेहतरी करने की जरूरत है। सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल सितंबर का जो था जी, उसके अंदर हमने 10% जो है EOBI के मद के अंदर जो पेंशन मिलती है उसमें इजाफा किया था, और फिर जो मिनिस्ट्री है उसने भी EOBI ने 10% अपना इजाफा किया था, तो 20% इजाफा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से अफरात-ए-ज़र चल रही है और स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है अगले साल की अफरात-ए-ज़र के बारे में, मेरी दरखास्त है कि इस बजट के अंदर भी कम से कम 10 से 15%, और वो कुछ भी नहीं है, वो 5,250 रुपए महीना होती थी पेंशन, उसको बढ़ा के हमने 6,500 रुपए किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको बढ़ाकर भी दोबारा हम जो है 10 से 15% कम से कम और बढ़ाएं। इसी तरीके से EOBI के लिए और सोशल सिक्योरिटी के जो रजिस्ट्रेशन है, जो करोड़ों हमारे मेहनत कश हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर जो है वो आज भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो मेरी बड़ी सादा सी तजवीज है कि वही इदारा जो है जब वो FBR के अंदर अपने टैक्स रिटर्न जमा कराता है तो वो कहता है मैंने तनख्वाहें जो है 5,000 बंदों की दी। जब उसका डेटाबेस चेक करें EOBI का और सोशल सिक्योरिटी का, तो पता चलता है कि वहां पे तो सिर्फ जो है वो 600 लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारा अदादो शुमार मौजूद है, इनकी रिकंसिलिएशन कराई जाए और ये इंश्योर कराया जाए कि जितने भी मेहनत कश हैं, उन मेहनत कश जो आज एलिजिबल हैं EOBI के लिए, सोशल रजिस्ट्रेशन के लिए, उन सब की सोशल रजिस्ट्रेशन की जाए। और इसके अलावा जो खास तौर पे डोमेस्टिक वर्कर, घर में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है कानून बदल दिया गया है, लेकिन मुश्किल से कोई रजिस्ट्रेशन हुई है, बाकायदा मुहिम चलाई जाए ताकि उन सबको भी रजिस्टर किया जा सके। और इसी सिलसिले के अंदर एक खास लोग जिनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म होता है इस मुल्क के अंदर, वहां पे भी पहले कोशिश की गई थी, कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई, वो है भट्टा मजदूर। इस भट्टा मजदूरों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है जी। खुसूसी मेरी दरखास्त है कि एक ड्राइव की जाए, एक रजिस्ट्रेशन की भट्टा मजदूरों मेरा की। ख्याल में असद साहब, अगर आप कोई बिल लेके आए इसकी, और खासकर भट्टा मजदूर के, इंशाल्लाह हम इसे यहाँ पे फैसिलिटेट कर लेंगे, तो आप काइंडली इस पे कर दे। और दूसरी बात जो आपने कहा, वो जो घरों में काम करते हैं, इसके लिए बिल ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी में जा चुका है, और मैं अपने सेक्रेटरी को कहता हूँ कि उसको फास्ट ट्रैक पे रखें। बिल्कुल ठीक। और स्पीकर साहब, अगर आप मुझे कहने की इजाजत दें, मुझे दिल से खुशी हो रही है कि स्पीकर की कुर्सी में एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो अवाम दोस्त है, जो अवाम के मसलों के बारे में सोच रहा है। आखिरी चीज मजदूरों से रिलेटेड जो है जी, हाउसिंग प्रोग्राम, वजीर आजम का एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम बन रहा है, इंशाल्लाह ताला उसके अंदर कामयाबी हासिल होगी। हमने सितंबर के बजट में भी वर्कर बोर्ड्स के जो है 8,000 को 300 घर थे जो रुके हुए थे, पुराने सैंक्शन किए हुए, क्योंकि पैसे नहीं थे, उसके लिए हमने कहा था पैसे फौरी तौर पर रिलीज करेंगे और 10,000 नए घर बनाएंगे। वो उसकी प्रोग्रेस पता नहीं कहां तक पहुंचा है, उसकी भी कभी मिल जाएगी। लेकिन मेरी ये दरखास्त है कि अगले 4 साल हर साल 50,000 घर जो है मजदूरों के लिए बनाए जाएं। ये मजदूरों की मेहनत से पैसे जमा हुए, अरबों रुपए फाइनेंस मिनिस्ट्री खा के बैठी हुई है, उसी पैसे को इस्तेमाल करें और हर साल 50,000, और पहले जो 50,000 घर का है इसी बजट में ऐलान करें वजीर खजाना साहब, मुशीर खजाना, ताकि उनके लिए एक छत मिल सके उनके घर में। अब मैं आखिरी हिस्से पे आता हूं। मैंने इस ऐवान के अंदर जी ये वादा किया था जिस वक्त IMF की मुज़ाकरात चल रहे थे, तो मुझसे लोग पूछते थे, ऐवान में भी लोग पूछते थे कि अच्छा ये बताएं कि जी कहां पे हैं। और मैंने ये कहा था कि देखिए, ये मुनासिब नहीं है कि जिस वक्त बातचीत चल रही हो, जिस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हो, तो उस मुज़ाकरात के दौरान जो है आप तफसीलात बताएं। लेकिन अब क्योंकि मायदा हो चुका है, उसकी डिटेल्स टेक्निकल एग्रीमेंट जो है वो तो 3 जुलाई को अप्रूव हो जाएगा, लेकिन उसके फैसले आपने देख लिए। तो मैंने कहा कि आज वो जिम्मेदारी जो थी, मैंने वादा जो किया था वो मैं पूरा कर देता हूं। 5 बड़ी बड़ी चीजें थी स्पीकर साहब, और ये मैं उस तनाजर में बता रहा हूं कि बड़ा तूफान खड़ा हुआ। वो और बात है कि वो अपोजिशन जो पहले कहती थी ये कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ में नहीं आ रही क्या करें, ये फैसला नहीं कर रहे हैं, IMF एग्रीमेंट क्यों नहीं होता है। वो जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ उन्होंने अगले दिन कहा भेज दिया मुल्क को, IMF के हाथों भेज दिया वो। लेकिन उनको छोड़े,
बड़े लोगों की, बड़े मैं आज सुनता हूं अफलातून टीवी पे बैठे हुए होते हैं और हमें फौरी तौर पे कर देना चाहिए था। ये पेट भरे हुए लोगों की बातें हैं, जिनकी अरबों की जायदादें हों और खास तौर पे जिनकी अरबों की जायदादें मुल्क हों, उनको किस बात की फिक्र है? पाकिस्तान का वजीर खजाना और ये पार्लियामान चंद हजार अमीर लोगों की उन स्टॉक ब्रोकर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, वो भी इस मुल्क का हिस्सा है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप फैसले जो अरबपति स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नहीं सिर्फ करते हैं, आपकी जिम्मेदारी 21 करोड़ अवाम के लिए होती है। उस 21 करोड़ अवाम के साथ क्या होने जा रहा था और इस मुल्क